गांव के उत्तर में स्थित घने जंगल में एक दिन अचानक एक अघोरी का आगमन हुआ। अघोरी का चेहरा डरावना था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि कोई भी उसमें देखने का साहस नहीं कर सकता था। उसकी लंबी जटाओं में गंगा की रेत और मानव खोपड़ियों की माला थी। गांव के लोग उसे देखकर सहम गए और अपने घरों में छिपने लगे। गांव का ये छोटा सा स्थान जो अब तक शांत और सुखमय था, अचानक भयानक भय की चपेट में आ गया था। गांव का मुखिया रामनाथ एक समझदार और धार्मिक व्यक्ति था। उसने अपने परिवार और गांव के लोगों को सांत्वना दी और कहा कि भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की सी चिंता झलक रही थी। गांव के मंदिर में रामनाथ ने विशेष पूजा का आयोजन किया ताकि गांव को इस अघोरी की बुरी नजर से बचाया जा सके, क्योंकि जब से अघोरी ने गांव में कदम रखा था, धीरे धीरे उस गांव के चारों ओर एक अजीब सी हवा फैलने लगी थी। रात होते ही गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग बताते हैं कि उन्होंने रात के समय एक काली साए को अपने घरों के आसपास मंडराते हुए देखा है। बच्चों ने रात में अजीब आवाजें सुनी और पशुओं ने विचित्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। गांव में चारों ओर भय का माहौल पसर गया। अघोरी की उपस्थिति से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था रमेश, जो गांव का एक गरीब किसान था। उसके खेत में अघोरी ने अपनी झोपड़ी बना ली थी। रमेश ने कई बार कोशिश की कि अघोरी से बात करे और उसे अपने खेत से हटाने की विनती करे, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती, क्योंकि अघोरी की आंखें मानो उसकी आत्मा को चीर रही थी। गांव के लोग अब हर रोज एक नई डरावनी घटना की चर्चा करते थे। कोई कहता कि उसने अघोरी को रात में चिता जलाते देखा, तो कोई कहता कि उसने अघोरी को आत्माओं से बातें करते हुए सुना, लेकिन किसी के पास भी इन बातों का प्रमाण नहीं था। फिर रामनाथ ने निर्णय लिया कि वो खुद अघोरी से मिलेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अघोरी के आगमन के बाद गांव की रातें रहस्यमय हो गई थी। जैसे ही सूर्यास्त होता, एक भयानक सन्नाटा गांव को घेर लेता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भय का माहौल बन जाता था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते और प्रार्थना करने लगते। रामनाथ ने एक रात तय किया कि वो खुद अघोरी के पास जाएगा और उसे गांव छोड़ने की विनती करेगा। उसने अपने कुछ विश्वसनीय दोस्तों को साथ लिया और अघोरी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उन्हें देख रहा हो। जब वे अघोरी की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बड़ा सा अग्निकुंड जल रहा है और अघोरी उसमें मंत्रोच्चारण कर रहा है। अघोरी के चारों ओर कई विचित्र वस्तुएं फैली हुई थी। मानव खोपड़ियां, हड्डियां और जानवरों की खालें। ये दृश्य बहुत ही डरावना था। रामनाथ ने हिम्मत जुटाई और अघोरी के पास जाकर कहा, महाराज, आप कौन हैं और हमारे गांव में क्यों आए हैं? कृपया यहाँ से चले जाइए। हमारा गांव डर के साए में जी रहा है। अघोरी ने अपनी मंत्रोच्चारण बंद कर दिए और रामनाथ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने एक गहरी और भयानक आवाज में कहा, मैं यहाँ किसी कारण से आया हूँ और जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हो जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हारे गांव में कुछ ऐसा है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। रामनाथ और उसके दोस्तों के तो रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अघोरी से और कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं की और वापस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में रामनाथ ने सोचा कि अब उसे किसी और तरह से इस समस्या का हल ढूंढना होगा। अब गांव के पुरोहित से सलाह लेना ही एकमात्र उपाय था। रामनाथ ने गांव के पुरोहित पंडित त्रिलोकीनाथ से संपर्क किया और उसे सारी घटना बताई।
पंडित त्रिलोकीनाथ एक ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने ध्यान से सारी बातें सुनी और फिर कहा, ये अघोरी साधारण व्यक्ति नहीं है। इसका यहाँ आना किसी गहरे रहस्य का संकेत है। हमें गांव के पुराने इतिहास को खंगालना होगा ताकि पता चल सके कि आखिर ये अघोरी यहाँ क्यों आया है। फिर गांव की पुरानी पांडुलिपियां और दंत कथाएं निकालकर पंडित त्रिलोकीनाथ और रामनाथ ने उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि कई सौ साल पहले इसी गांव में एक भयानक घटना घटी थी। गांव के पूर्वजों ने एक काले जादूगर को यहाँ पर मार डाला था, जो गांव के लोगों पर अत्याचार कर रहा था। उस जादूगर ने मरने से पहले ये श्राप दिया था कि वो वापस आएगा और गांव को तबाह कर देगा। पंडित त्रिलोकीनाथ ने कहा, मुझे लगता है कि ये अघोरी उसी जादूगर की आत्मा का अवतार हो सकता है, यानी उसी का पुनर्जन्म हो सकता है। हमें इसे रोकने का कोई उपाय सोचना होगा, वरना गांव की शांति भंग हो जाएगी। रामनाथ और पंडित त्रिलोकीनाथ ने गांव के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया और इस भयानक सच को उनके सामने रखा। गांव के लोग अब और भी ज्यादा भयभीत हो गए थे, लेकिन एकजुट होकर इस समस्या का सामना करने का संकल्प उन्होंने लिया। उन्होंने पंडित त्रिलोकीनाथ के मार्गदर्शन में विशेष पूजा और अनुष्ठान करने का निर्णय लिया ताकि अघोरी के प्रभाव से मुक्त हो सके। गांव के लोग अब पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। उन्होंने पंडित त्रिलोकीनाथ के निर्देशन में विशेष पूजा और अनुष्ठान शुरू कर दिए। गांव के मंदिर में हर रोज मंत्रोच्चारण और हवन होते थे। पंडित त्रिलोकीनाथ ने बताया कि हमें गांव के विभिन्न स्थानों से विशेष वस्त्र और सामग्री इकट्ठा करनी होगी जो इस अघोरी की शक्ति को कम कर सके। रामनाथ और गांव के कुछ साहसी युवाओं ने ये कार्य संभाला। वे हर रोज गांव के आसपास के जंगलों और पहाड़ियों में जाकर आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते थे। इस दौरान उन्हें कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता था। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, और कई बार उन्हें विचित्र आवाजें भी सुनाई देती थी। एक दिन जब रामनाथ और उसकी टीम एक पुराने मंदिर के खंडर में गए तो उन्हें वहां पर एक प्राचीन मूर्ति मिली। पंडित त्रिलोकीनाथ ने बताया कि शायद यही वो मूर्ति है जो गांव की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया और उसके सामने विशेष अनुष्ठान किया। इस बीच अघोरी की गतिविधियां और भी ज्यादा डरावनी हो गई। उसने गांव के लोगों को और ज्यादा डराना शुरू कर दिया। रात में उसके चित्कारों और मंत्रोच्चारण की आवाजें पूरे गांव में गूंजती थी। लोग अब अपनी जान की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हो गए थे। गांव के लोग जितने भी अनुष्ठान कर रहे थे, अघोरी उनके प्रभाव को कम करने के लिए अपनी काली शक्तियों का उतना ही ज्यादा उपयोग कर रहा था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके कई गांव वालों को भ्रमित करना भी शुरू कर दिया। लोग अघोरी के प्रभाव में आकर अजीब व्यवहार भी करने लगे। एक रात जब गांव के लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे, अघोरी ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना दिया, जिससे उनकी पूजा प्रभावित हो रही थी। पंडित त्रिलोकीनाथ ने समझ लिया कि अघोरी ने अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया है। उन्होंने रामनाथ से कहा, हमें अब और भी सतर्क रहना होगा। अघोरी की शक्तियां बहुत ज्यादा प्रबल हो गई है और हमें उससे निपटने के लिए और भी अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। गांव के लोग अब और भी ज्यादा भयभीत हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पंडित त्रिलोकीनाथ के मार्गदर्शन में अपने अनुष्ठानों को और भी अधिक प्रबल कर दिया। अघोरी के डर से गांव में अब तक कोई मौत नहीं हुई थी, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जो गांव के लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
एक बूढ़ी महिला, जिसे सभी प्यार से दादी कहते थे, वो अचानक मर गई। उसकी मौत बहुत ही रहस्यमयी और भयानक थी। दादी के चेहरे पर भयानक डर का भाव था और उनकी आंखें खुली रह गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने मौत से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। गांव के लोगों ने समझ लिया था कि ये अघोरी की काली शक्तियों का ही परिणाम है। दादी की मौत ने पूरे गांव को और भी ज्यादा भयभीत कर दिया था। फिर रामनाथ ने पंडित त्रिलोकीनाथ से कहा, पंडित जी, अब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। इस अघोरी की शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो वो गांव को पूरी तरह तबाह कर देगा। पंडित त्रिलोकीनाथ ने सहमति जताई और कहा, हमें एक आखिरी प्रयास करना होगा और उस अघोरी की कमजोरी का पता लगाना होगा। रामनाथ और पंडित त्रिलोकीनाथ ने गांव के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया और उनसे चर्चा की। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अघोरी की कमजोरी का पता लगाने के लिए एक विशेष योजना बनाएंगे। गांव के एक युवक अर्जुन को इस कार्य के लिए चुना गया। अर्जुन को जंगल में अघोरी की झोपड़ी के आसपास छिपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया। अर्जुन ने भी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया और रात के अंधेरे में जंगल की ओर चल पड़ा। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद को पत्तों और मिट्टी से ढक लिया और अघोरी की झोपड़ी के पास एक सुरक्षित स्थान पर छिप गया। वहां उसने देखा कि अघोरी एक बड़े से अग्निकुंड के सामने बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहा है और उसके चारों ओर अजीबोगरीब वस्तुएं और तांत्रिक सामग्री फैली हुई थी। अर्जुन ने देखा कि अघोरी ने एक विशेष प्रकार की माला पहनी हुई थी। उस माला में कई तरह की हड्डियां और खोपड़ियां लगी हुई थी। अर्जुन को लगा कि हो ना हो, शायद ये माला ही अघोरी की शक्ति का स्रोत हो सकती है। उसने इस जानकारी को रामनाथ और पंडित त्रिलोकीनाथ के पास पहुंचाया। पंडित त्रिलोकीनाथ ने अर्जुन की जानकारी को ध्यान से सुना और कहा, तो इसका मतलब ये है कि हमें उस माला को अघोरी से अलग करना होगा और तभी हम उसकी शक्तियों को कम कर पाएंगे। लेकिन ये कार्य बहुत ही जोखिम भरा है। हमें पूरी सावधानी और योजना के साथ ही इसे अंजाम देना होगा। फिर रामनाथ ने कहा, हम सब मिलकर इस योजना को जरूर सफल बनाएंगे। गांव के सभी साहसी युवाओं को एकत्रित करो और उन्हें इस कार्य के लिए तैयार करो। उसके बाद गांव के सभी युवा अर्जुन के नेतृत्व में अघोरी की झोपड़ी की ओर चल पड़े। रात के अंधेरे में जब अघोरी अपनी तांत्रिक क्रियाओं में व्यस्त था, अर्जुन और उसके साथी धीरे धीरे उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने अघोरी को ध्यान से देखा और अपनी योजना के अनुसार उसकी माला को चुराने की कोशिश की। लेकिन अघोरी को उनके होने का आभास हो गया। उसने अपनी आंखें खोल दी और गुस्से से चीखते हुए उनकी ओर देखा। अर्जुन और उसके साथियों ने अघोरी के गुस्से का सामना किया। अघोरी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके ऊपर हमला कर दिया और एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने साथियों के साथ मिलकर अघोरी से लड़ने लगा। उन्होंने अघोरी की माला को उसके गले से खींचने की बहुत कोशिश की। फिर अघोरी ने भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उनका विरोध किया। लेकिन अर्जुन और उसके साथी भी हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अंत में अर्जुन ने जैसे तैसे करके अघोरी की माला को खींचकर उसके गले से आखिर अलग कर ही दिया। माला के गले से हटते ही अघोरी की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। उसने एक भयानक चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। अघोरी की माला को अलग करते ही गांव की हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। गांव के लोग जो मंदिर में पूजा कर रहे थे, उन्होंने इस परिवर्तन को महसूस कर लिया। पंडित त्रिलोकीनाथ ने कहा, हमने सही दिशा में कदम उठाया है। अब हमें इस माला को नष्ट भी करना होगा ताकि अघोरी की शक्तियां पूरी तरह से समाप्त हो जाए। उसके बाद
रामनाथ और अर्जुन ने मिलकर उस माला को गांव के मंदिर में ले जाकर उस पवित्र अग्नि कुंड में डाल दिया। माला जलते ही एक भयानक आवाज आई और आसमान में अजीबोगरीब रोशनी फैल गई। अघोरी की आत्मा भी उसी रोशनी के साथ गायब हो गई और गांव के लोग अब सुरक्षित महसूस करने लगे। अघोरी की मौत और उसकी माला के नष्ट होने के बाद गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। लोग अपने सामान्य जीवन में लौट आए। दादी की मौत का दुख तो सबको था, लेकिन गांव के लोग अब ये जान गए थे कि उनके साहस और एकता के कारण ही वो उस भयानक अघोरी से बच पाए हैं। रामनाथ और पंडित त्रिलोकीनाथ ने गांव के लोगों को एकजुट रहने और किसी भी आपात स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहने की सलाह दी। अघोरी की मौत के बाद भी पंडित त्रिलोकीनाथ ने गांव के पुराने दस्तावेजों और पांडुलिपियों का अध्ययन जारी रखा। उन्होंने पाया कि कई साल पहले उनके गांव के पूर्वजों ने एक महान तपस्वी की सहायता से उस जादूगर को हराया था। वो तपस्वी अद्भुत शक्तियों का धनी था और उसने अपने तप से गांव की रक्षा की थी। पंडित त्रिलोकीनाथ ने रामनाथ और अर्जुन को इस बारे में बताया और कहा, हमें उस तपस्वी की गाथा को याद रखना होगा और अपने गांव की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना होगा। उसके बाद पंडित त्रिलोकीनाथ ने गांव के लोगों को भी अघोरी के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ये अघोरी वास्तव में एक पुराने जादूगर की आत्मा का अवतार था, जिसने हमारे गांव के पूर्वजों को बहुत परेशान किया था। वो जादूगर काले जादू और तंत्र मंत्र में पारंगत था और उसकी शक्ति अपार थी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपनी एकता और साहस के बल पर उसे हराया था। पर मरते समय उसने श्राप दिया था कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा और इस गांव को तबाह कर देगा। गांव के लोग अब समझ गए थे कि अघोरी का आगमन वास्तव में उसी श्राप का परिणाम था। उन्होंने पंडित त्रिलोकीनाथ से पूछा कि अब क्या करना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। पंडित त्रिलोकीनाथ ने कहा, हमें सदैव सतर्क रहना होगा। फिर गांव के लोगों ने पंडित त्रिलोकीनाथ के मार्गदर्शन में नियमित पूजा और अनुष्ठान शुरू कर दिए। गांव के सभी लोग मंदिर में एकत्रित होकर भगवान की आराधना करते और पवित्र मंत्रों का जाप करते। इससे गांव का वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। अघोरी की मौत के बाद गांव के लोगों ने उसकी झोपड़ी को भी नष्ट कर दिया था और उसकी सभी तांत्रिक सामग्री को पवित्र अग्नि कुंड में डालकर नष्ट कर दिया गया था। पंडित त्रिलोकीनाथ ने कहा, हमें इस स्थान को शुद्ध करना होगा ताकि यहाँ कोई बुरी शक्ति दोबारा न आ सके। उसके बाद गांव के लोगों ने अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पूजा में भाग लिया और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनका गांव सदैव सुरक्षित रहे और कोई भी बुरी शक्ति यहाँ दोबारा प्रवेश ना कर सके। पूजा के बाद पंडित त्रिलोकीनाथ ने अघोरी के शव को पवित्र अग्नि में प्रवाहित कर दिया, जिससे उसकी आत्मा को मोक्ष मिल सके। अघोरी के अंतिम संस्कार के बाद गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई। लोग अब पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन एक दिन पंडित त्रिलोकीनाथ ने रामनाथ को बुलाकर कहा, रामनाथ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें एक और भयानक सच का सामना करना होगा। अघोरी के पीछे जो शक्ति थी, मेरे हिसाब से वो अब भी सक्रिय है। वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। हमें उसे भी नष्ट करना होगा, नहीं तो ये शक्ति किसी और रूप में वापस आ सकती है। रामनाथ ने पंडित त्रिलोकीनाथ की बातों को गंभीरता से लिया और कहा, हमें उस शक्ति का स्रोत ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। अघोरी की मौत के बाद गांव में कुछ हद तक तो शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन एक रात गांव के पुराने मंदिर के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पंडित त्रिलोकीनाथ ने महसूस किया
कि हो ना हो ये जरूर उस अघोरी की आत्मा का ही संकेत है। उन्होंने तुरंत रामनाथ को सूचित किया और कहा, हमें इस आत्मा को शांत करना ही होगा, नहीं तो वो फिर से हमारे गांव में आतंक मचा सकती है। फिर रामनाथ और पंडित त्रिलोकीनाथ ने गांव के सभी प्रमुख लोगों को बुलाकर इस भयानक सच के बारे में बताया। पंडित त्रिलोकीनाथ ने कहा, अघोरी की आत्मा अब भी हमारे गांव के आसपास मंडरा रही है। हमें इस आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। गांव में अब एक अदृश्य दुश्मन का साया मंडरा रहा था। लोग अजीब अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। किसी के घर में अचानक आग लग जाती तो किसी का पशु अचानक मर जाता। लोग अब बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और अपनी सुरक्षा के लिए बस भगवान से प्रार्थना किए जा रहे थे। अब गांव के लोग पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। उन्होंने पंडित त्रिलोकीनाथ के निर्देशन में विशेष पूजा और अनुष्ठान शुरू कर दिए। गांव के सभी लोग मंदिर में एकत्रित होकर अनुष्ठान करने लगे और अब उस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया था। पंडित त्रिलोकीनाथ, रामनाथ और अर्जुन ने मिलकर आखिर उस दुश्मन का सामना किया और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ इस अदृश्य शक्ति को नष्ट करने की कोशिश की। और उसके बाद रामनाथ और अर्जुन की बहादुरी और पंडित त्रिलोकीनाथ के मार्गदर्शन में अदृश्य शक्ति को अंत में नष्ट कर दिया गया। अब गांव के लोगों में कुछ हद तक शांति थी और खुशी थी, लेकिन वो सभी लोग पहले से भी ज्यादा सतर्क और एकजुट हो चुके थे। उन्होंने पंडित त्रिलोकीनाथ और रामनाथ की सलाह को मानते हुए नियमित पूजा और अनुष्ठान जारी रखा। सबको यकीन था कि अब गांव सुरक्षित है। लेकिन एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक मंदिर के पास से एक अजीबोगरीब आवाज आने लगी। ये आवाजें किसी आत्मा के कराहने की थी। पंडित त्रिलोकीनाथ और रामनाथ तुरंत वहां पहुंचे। मंदिर के द्वार के पास उन्हें एक पुरानी जर्जर किताब मिली। पंडित त्रिलोकीनाथ ने उसे उठाया और ध्यान से देखा, लेकिन तभी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और अचानक किताब से एक काली धुंध निकली। उस धुंध से अघोरी की आत्मा प्रकट हुई और उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी शक्ति को नहीं। मैंने इस किताब में अपनी आत्मा को बांध लिया है। जब तक ये किताब इस गांव में रहेगी, मैं यहाँ लौटता रहूंगा। फिर रामनाथ ने दहशत में कहा, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस किताब को ही नष्ट करना होगा। पंडित त्रिलोकीनाथ ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, अघोरी की आत्मा ने उन पर ही हमला कर दिया। अर्जुन ये सब देखकर भागकर वहां आया और उसने पंडित त्रिलोकीनाथ और रामनाथ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस अघोरी की आत्मा ने अर्जुन को भी अपनी शक्तियों से बेहोश कर दिया। अब गांव के सभी लोग भी उस मंदिर के पास इकट्ठा हो गए थे और इस भयानक दृश्य को देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस अघोरी की आत्मा के पास भी जा सके। पंडित त्रिलोकीनाथ ने आखिरी कोशिश के तहत किताब को अग्निकुंड में डालने की सोची। उन्होंने भगवान का नाम लेकर किताब को उठाया और आग में डाल दिया। जैसे ही किताब आग की लपटों में घिरी, अघोरी की आत्मा एक भयानक चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। लेकिन जाते जाते वो एक भयानक श्राप छोड़ गई, तुम लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी शक्ति को नहीं। एक दिन मैं फिर लौटूंगा और तब कोई भी मुझे रोक नहीं सकेगा। आखिरकार गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में अघोरी के श्राप का डर हमेशा के लिए बैठ गया। पंडित त्रिलोकीनाथ ने गांव के लोगों को आश्वासन दिया कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें
हमेशा सतर्क रहना ही होगा और भगवान का नाम लेकर अपना हर कार्य करना होगा। इस भयानक घटना के बाद गांव के लोग कभी भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पाए। लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आया कि आखिर अघोरी की आत्मा ने खुद ही ये बात क्यों बताई कि उसकी आत्मा इस किताब में है। लेकिन ये रहस्य भी उस किताब के साथ ही जल गया। अघोरी के श्राप की छाया हमेशा उनके दिलों में मंडराती रही और ये डर हमेशा उनके जीवन का हिस्सा बन गया। गांव में एक नई शुरुआत तो हुई, लेकिन उस भयानक रात की यादें कभी भी उनके जीवन से मिट नहीं पाई और इस तरह अघोरी की कहानी गांव के इतिहास में एक भयानक अध्याय के रूप में जुड़ गई। इस कहानी का अंत भले ही हुआ हो, लेकिन अघोरी के श्राप की गूंज हमेशा गांव के दिलों में गूंजती रहेगी और शायद किसी दिन कहीं अघोरी की आत्मा फिर से लौट आए और तब कोई भी उसकी भयानकता से शायद बच ना सके। तो आपको मेरी लिखी हुई ये अघोरी की भूतिया कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैलापुर एक छोटा सा टाउन जो एक वक्त में एकदम हरा भरा हुआ करता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक खाली सुनसान खंडर सा बनकर रह गया था। इस टाउन के कोने में सेंट मैरीज हॉस्पिटल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। यहाँ आज भी कोई नहीं आता था क्योंकि लोगों को विश्वास था कि ये जगह श्रापित है। हॉस्पिटल के बारे में कई कहानियां थी, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी ये थी कि वहाँ कुछ पेशेंट्स की आत्माएं भटक रही है। कहा जाता था कि ये पेशेंट्स उन डॉक्टर और नर्सेस के शिकार हुए थे जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जिसमें ऑर्गन्स बेचना भी शामिल था। इस हॉस्पिटल के आसपास रहने वाले लोग ये भी मानते थे कि यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक किया गया था, जिसके कारण ये सब हो रहा है। एक रात 7 दोस्तों का ग्रुप, रोहन, प्रिया, अर्जुन, काव्या, समीर, नेहा और विक्रम। रोहन अपने घर में बैठा था और घोस्ट प्लेसेस के बारे में सर्च कर रहा था। रोहन ने एक आर्टिकल पढ़ा सेंट मैरीज हॉस्पिटल के बारे में और सबसे शेयर किया। प्रिया ने तुरंत एक्साइटमेंट में कहा, हमें ये जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब दोस्तों का ग्रुप एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड था। काव्या, जो थोड़ी डरपोक थी, पहले वो मना कर रही थी, लेकिन सबने उसे कन्विंस कर लिया। अब सबने रात के 10 बजे हॉस्पिटल के लिए निकलने का प्लान बनाया। समीर ने अपनी कार रेडी की और सब उसमें बैठकर चल दिए। रास्ते में बहुत ज्यादा ही अंधेरा था और सबको थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट भी ज्यादा थी। रास्ता लंबा भी था और मैलापुर के बाहर सब कुछ एकदम सुनसान सा था। जब सब हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। काव्या ने चुपके से कहा, मुझे तो ये सब थोड़ा वियर्ड लग रहा है, हम वापस चले क्या? लेकिन सबने उसका मजाक बनाया और अंदर चले गए। हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते ही उन्होंने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। अंधेरा इतना घना था कि उन्हें अपने फोन की फ्लैशलाइट का सहारा लेना पड़ा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और पोस्टर लटक रहे थे जो पुराने और फैड हो चुके थे। जब वो ग्रुप हॉस्पिटल के अंदर गया तो उन्हें एक वार्ड में से अजीब सी आवाज सुनाई थी। प्रिया ने कहा, किसी ने आवाज सुनी? तभी रोहन ने फ्लैशलाइट उस डायरेक्शन में मारी और एक दरवाजा दिखाई दिया। सबने उस दरवाजे को धीरे से खोला और देखा कि वहां पर एक पुराना पेशेंट का बेड पड़ा था जो खून से लथपथ था। रोहन ने फ्लैशलाइट उस बेड के ऊपर मारी तो एक डरावना चेहरा उन्हें दिखा और सब चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। लगता है यहां कुछ गलत है, विक्रम ने कहा। हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए गाइस।
लेकिन तभी अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, हम यहाँ आए हैं तो कुछ एक्सप्लोर करके ही जाएंगे यार। अब भागते भागते वो लोग एक वार्ड में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज और ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में थे। ये सब देखकर उन्हें समझ में आने लगा कि यहाँ पर कुछ तो बहुत गलत हुआ था। समीर ने एक रिकॉर्ड उठाया और उसे पढ़ा। ये लोग पेशेंट्स को ऑपरेशन के नाम पर मारकर उनके ऑर्गन्स बेच रहे थे। तभी नेहा ने कहा, ये सब देखकर तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है यार। अब तो रात और गहरी होती जा रही थी और ग्रुप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी उन्होंने एक औरत का अक्ष देखा जो दीवार पर उल्टे हाथ पैर चढ़ रही थी। काव्या जोर से चिल्लाई, वो देखो, क्या है ये? वो औरत सीधा कैमरे के पास आई और उसे तोड़ दिया। ये सब देखकर सबके होश ही उड़ गए। अचानक से एक जोरदार का धक्का लगा और सब ग्राउंड फ्लोर पर गिर गए। नेहा का तो पैर ही मुड़ गया था और अब वो चल भी नहीं पा रही थी। अर्जुन और विक्रम ने उसे संभाला और सब मिलकर वहां से निकलने लगे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। हर जगह बस अंधेरा और सिर्फ क्रीपी आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वो लोग एग्जिट के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां पर कुछ ब्लैक मैजिक का सामान देखा। उन्हें अब शक होने लगा कि यहाँ पर कुछ आत्माएं नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक काम कर रहा है। फिर रोहन ने कहा, किसी ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। फिर समीर ने कहा, देखो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए यार। ये सब बातें करने का भी टाइम नहीं है, मर जाएंगे वरना। अब हॉस्पिटल के बाहर आते ही उन्होंने सोचा कि सुबह तक यहीं रुक जाते हैं और फिर पुलिस को सब कुछ बता देंगे। लेकिन रात भर उन्हें अजीब अजीब आवाजें और डरावने चेहरे देखने को मिले। सब लोग एक दूसरे को संभाल कर बैठे रहे, लेकिन नींद तो किसी को भी नहीं आ रही थी और ऑब्वियस सी बात है कि आएगी भी कैसे। सुबह होते ही न्यूज चैनल पर खबर फैल गई कि 7 फ्रेंड्स जो हॉस्पिटल में गए थे उनकी मौत हो गई। अब पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स इस रहस्य को सुलझाने में जुट गए। तभी उन्होंने हॉस्पिटल के पीछे एक खंडर जैसी जगह देखी और वहीं एक कोने में वो 7 दोस्त बेहोश पड़े थे। उन्हें उठाया गया और फिर उन सब ने कल रात उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स को बताया। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल को सील कर दिया और वहां की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस ने जब हॉस्पिटल की तलाशी ली तो उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आया। हर जगह पर खाली वार्ड और डैमेज्ड इक्विपमेंट्स मिले। इन्वेस्टिगेटर्स ने डिसाइड किया कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने डॉक्टर रॉय और उनकी टीम को बुलाया। डॉक्टर रॉय एक जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे जिन्होंने कई सारी हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट किया था। उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाना शुरू किया। उन्होंने अपने ईएमएफ मीटर्स, इंफ्रारेड कैमरास और ईवीपी रिकॉर्डर्स रेडी किए और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब हॉस्पिटल के अंदर अपने इक्विपमेंट से तलाशी ली तो उन्हें कुछ ईएमएफ रीडिंग्स मिली जो हाई थी। उन्होंने कैमरा सेट कर दिए और वेट करने लगे। तभी डॉक्टर रॉय ने कहा, यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, हमें कुछ और सबूत चाहिए होंगे। अब रात को जब कैमरे को चेक किया गया तो एक डरावनी सी औरत का चेहरा दिखाई दिया जो दीवार पर चल रही थी। ये सब देखकर इन्वेस्टिगेटर्स को समझ में आने लगा कि यहाँ पर किसी भयानक आत्मा का आतंक है। इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ पुरानी फाइल्स और रिकॉर्ड्स को पढ़ा जिसमें लिखा था कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट को ब्लैक मैजिक के थ्रू मार दिया गया था। उस आत्मा का नाम अनीता था जो अब रिवेंज लेने के लिए हॉस्पिटल में भटक रही थी। अनीता के बारे में सब कुछ जानने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे।
दरअसल अनीता एक पेशेंट थी जिसे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ब्लैक मैजिक करके मार दिया था। उसके ऑर्गन का यूज किया गया था। अनीता की मौत के बाद से ही उसका भूत हॉस्पिटल में भटक रहा है। उसे मारने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस ने उसकी आत्मा को ट्रैप कर लिया था। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल के नीचे एक पुराना रूम मिला जिसमें कुछ ब्लैक मैजिक के आइटम्स और पुराने रिकॉर्ड्स मिले। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब उन्हें पढ़ा तो उन्हें पता चला कि 50 साल पहले इस हॉस्पिटल को किसी ने श्राप दिया था और श्राप देने वाला एक पुराना तांत्रिक था और उसे भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ही मारा था। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ ने मिलकर ये सब ब्लैक मैजिक और इलीगल एक्टिविटीज की थी। वो लोग पेशेंट को मारकर उनके ऑर्गन्स को बेचते थे और उनपे ब्लैक मैजिक भी करते थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने डिसाइड किया कि वो सब उन घटिया लोगों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलाएंगे। अब रात को इन्वेस्टिगेटर्स को भी वही डरावनी औरत दिखने लगी जो उनके कैमरे को तोड़ रही थी और उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ट्रैप कर रही थी। अब रात और गहरी होती जा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने हॉस्पिटल के हर कोने को इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाया था, लेकिन उन्हें हर जगह सिर्फ डरावने चेहरे और क्रिपी साउंड्स ही मिल रहे थे। डॉक्टर रॉय और उनकी टीम ने डिसाइड किया कि वो स्प्लिट होकर अलग अलग जगह पर एक्सप्लोर करेंगे। डॉक्टर रॉय और उनकी असिस्टेंट लीजा ने एक वार्ड में एंटर किया जहां उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे। लीजा ने फ्लैशलाइट दीवारों पर मारी और देखा तो वहां पर हेल्प अस ऐसा लिखा था। तभी अचानक से उनके पीछे से एक आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक डरावनी सी औरत उनके सामने खड़ी थी जो पहले दीवार पर उल्टे हाथ पैर चढ़ रही थी और शायद यही अनीता थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसका चेहरा इतना भयानक था कि लीजा चीख मारकर उधर ही गिर गई। अब यहाँ पर रोहन और समीर हॉस्पिटल के बेसमेंट में गए। वहां उन्हें कुछ पुराने मेडिकल इक्विपमेंट और एक टेबल मिली जिसमें कुछ अजीब सा ब्लैक मैजिक का सामान था। समीर ने एक नोटबुक उठाई और उसमें कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पढ़े। उसमें लिखा था कि कैसे डॉक्टर्स और नर्सेस पेशेंट्स को मारकर उन पे ब्लैक मैजिक करते थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पुराना कैमरा टेबल पर पड़ा था और उसमें अब भी कुछ फोटोज थी। जब उन्होंने फोटोज देखी तो उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। हर फोटो में एक औरत का भूत है जो पेशेंट्स को मार रहा था और डॉक्टर्स हंस रहे थे। अब यहाँ पर विक्रम और काव्या उन्हें एक पुराना ऑपरेशन थिएटर दिखा। वो उसके अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि टेबल पर कुछ सर्जिकल टूल्स और एक डायरी पड़ी थी। विक्रम ने वो डायरी उठाई और उसे पढ़ा। ये डायरी डॉक्टर वर्मा की थी जो इस सब का मास्टरमाइंड था। डायरी में लिखा था कि कैसे डॉक्टर वर्मा और उसकी टीम ने पेशेंट्स को ब्लैक मैजिक के थ्रू मारकर उनके ऑर्गन्स को बेचने का प्लान बनाया था। तभी काव्या ने कहा, हमें ये सारी चीजें पुलिस को दे देनी चाहिए। तभी अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। एक शैडो उनके पास आई और दीवार पर चढ़ने लगी। काव्या ने एक जोरदार चीख मारी और सारी लाइट्स बंद हो गई। अब यहां दूसरी तरफ नेहा और प्रिया वो दोनों एक पुराने आईसीयू में गए और वहां उन्होंने देखा कि एक पेशेंट का बिस्तर पड़ा है जो खून से लथपथ है। उन्होंने फ्लैशलाइट उस बिस्तर के ऊपर की तो एक डरावना चेहरा उन्हें दिखा जो उनकी तरफ ही देख रहा था। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने मुड़कर भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अब वो चाह के भी वहां से भाग नहीं सकते थे। तभी कमरे से वो डरावना चेहरा भी अचानक कहीं गायब हो गया। अब वो लोग उस कमरे में ही तलाशी लेने लगे और तलाशी लेने के दौरान ही उन्हें वहां पर एक पुरानी वीडियो टैप मिली जो एक प्रोजेक्टर में लगी हुई थी। प्रिया ने टैप ऑन किया और वीडियो चलने लगी। वीडियो में दिख रहा था कि कैसे डॉक्टर्स पेशेंट्स को मारकर
उन पे ब्लैक मैजिक कर रहे थे। अब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स डॉक्टर रॉय और उनकी टीम ने हॉस्पिटल के हर कोने को इन्वेस्टिगेट कर लिया था और उन्हें काफी सारे सबूत भी मिल चुके थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब कुछ पुलिस को दे देंगे और अनीता की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अनीता से बात कैसे करें। वो लोग ये सब सोच ही रहे थे, तभी अचानक न जाने कैसे उन्हें उस काले जादू के सामान के अंदर ही एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था कि कैसे आत्मा से बात की जा सकती है। इस किताब को देखकर मानो उनके चेहरे पर चमक सी आ गई, मानो जैसे प्रकृति भी अनीता की आत्मा को मुक्ति दिलाने में उनकी सहायता कर रही हो। जैसे प्रकृति भी चाहती हो कि इन सब लोगों के थ्रू उन सब मासूमों की आत्मा को इंसाफ मिले जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर रॉय ने उस किताब की मदद से अनीता की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने उसे कहा कि वो उसे मुक्ति दिलाएंगे और उसका बदला पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। अनीता की आत्मा ने उनसे बात भी की और उसने कहा भी कि वो तब तक मुक्ति नहीं पाएगी जब तक उन सब पापियों को सजा नहीं मिल जाती। अनीता ने बताया कि कैसे उसे मारकर उसकी आत्मा को ही बांध लिया गया था। उसने कहा कि वो तब तक हॉस्पिटल में भटकती रहेगी जब तक उसके कातिल सजा नहीं पाते। अब तमाम सबूतों और सुरागों का इस्तेमाल करके डॉक्टर रॉय और उनकी टीम ने उन सब डॉक्टर्स और नर्सेस का एक एक करके पता लगाया, उन्हें ढूंढा और उन सबको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया और सबको उनके पापों की सजा मिली और फांसी की सजा सुनाई गई। अब अनीता की आत्मा ने भी उस हॉस्पिटल से मुक्ति पाई और जितने भी मासूम लोग जिनकी आत्मा इंसाफ के लिए आस लगाए हुए उस हॉस्पिटल में भटक रही थी, उन सब की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन वो हॉस्पिटल अब भी हॉन्टेड ही था। न जाने क्यों, लेकिन उस जगह अब भी वो काला जादू काम कर ही रहा था और इसीलिए अब और किसी की जान को कोई खतरा ना हो, इसके लिए इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिस वालों ने उस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए ही सील करवा दिया। लेकिन आज भी इस हादसे को हुए कई साल बीतने के बावजूद भी कोई भूला भटका भी अगर उस हॉस्पिटल के पास पहुंच भी जाता है तो उसके साथ बहुत अजीब इंसिडेंट्स होते हैं। कहा जाता है कि वो हॉस्पिटल अब भी कर्स्ड है और वहां किसी का भी जाना मना है। कुछ सालों बाद रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत हो गया, एक आवाज फिर से हॉस्पिटल के अंदर गूंजने लगी और एक नए विजिटर ने उस हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा, ये सोच के कि वो इस हॉस्पिटल को इस काले जादू के श्राप से मुक्त कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने उस हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करना चाहा, हॉस्पिटल का सालों से बंद पड़ा दरवाजा खुद ब खुद दोबारा खुल गया और उसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल की कहानी अब भी जिंदा थी और उसका अंत कभी नहीं होने वाला था। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें